गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि अगर प्रेशर अप्लाई करें या टेम्परेचर को रेज़ करें तो उसे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो साफ दिखाई दे रहा है आपको कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कन्वर्जन ऑफ NaCl इनटू सीजियम क्लोराइड। देखो बेटा, NaCl से अगर आप सीजियम क्लोराइड जाना चाहते हो तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसका मतलब 6 से 8 पर जा रहे हो, चीज़ें नज़दीक आ रही हैं। और चीज़ें नज़दीक कब आएंगी? जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे। तो अगर आप NaCl से सीजियम क्लोराइड पे जाना चाहते हो तो आप प्रेशर की वैल्यू को क्या कर दो, P को आप इंक्रीज़ कर दो, प्रेशर को आप क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। और अगर आप सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर से कहाँ जाना चाहते हो, NaCl स्ट्रक्चर में जाना चाहते हो, उल्टा कर रहे हो आप, तो ऐसा मतलब 8 से 6 जा रहे हो, चीज़ें दूर होना चाहती हैं। चीज़ें दूर कब होंगी? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर आप 8 से 6 वाले केस में आना चाहते हो, मतलब सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर से आप NaCl स्ट्रक्चर में आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सॉरी, 8 से 6 जा रहे हो ना, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सीजियम क्लोराइड पे चले जाओगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू को आपने इंक्रीज़ किया तो आप 8 से 6 वाले पर आ जाओगे। समझ में आ गया बेटा? इस तरह से ये चीज़ जो है आपकी क्लियर हो गई। भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो चीज़ें नज़दीक आ जाएंगी ना, नज़दीक आ जाएंगी तो ज़्यादा दूसरे स्फीयर्स को टच करेंगी। तो जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो जो 8 पर था वो 6 पे चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि वहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से चीज़ें दूर चली जाएंगी। तो जो पहले 8 को टच कर रहा था वो पता चला सिर्फ 6 को ही टच कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, छोटी सी बात है, पूछ सकता है आपसे। ये बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखो क्या है। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ आइडियल NaCl क्रिस्टल्स। देखो बेटा कैसे करेंगे। NaCl का पहले मास निकाल लेते हैं, कितना होता है। Na का होता है बेटा 23 और Cl का कितना होता है? Cl का होता है 35.5। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर हमारे पास 58.5 G NaCl होता तो उसमें टोटल आपके मॉलिक्यूल कितने होते? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 NaCl यूनिट्स NaCl होते हैं आपके, NaCl मॉलिक्यूल्स। बोलो होते या नहीं होते? इतने मॉलिक्यूल्स होते। अगर इतने ग्राम होता तो इतने मॉलिक्यूल होते। अगर मेरे पास 1 ग्राम NaCl है तो कितने हो जाएंगे बताइए? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 58.5, इतने NaCl मॉलिक्यूल आ जाएंगे मेरे पास। बोलो इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं है? इतने मॉलिक्यूल आ जाएंगे NaCl के मॉलिक्यूल्स। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? अब एक बात बताना, NaCl की एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? खूब अच्छी तरह सोच लो, कैसे 4 कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। ये इस तरह से FCC होता है ना, ये NaCl कैसा होता है? FCC। और FCC में टोटल आते हैं कितने? FCC में टोटल आते हैं 4 एटम्स। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इसको 4 से और डिवाइड कर दूँ, डिवाइडेड बाई 4, तो ये पूरी चीज़ मुझे क्या दे देगी? कितने यूनिट सेल हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल कितने यूनिट सेल बनाते हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? तो 4 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल का आइडिया लग जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये लिखा हुआ है 2.57 इंटू 10⁻21। इतने सारे यूनिट सेल आ जाएंगे आपके, इतने सारे यूनिट सेल आ जाएंगे। समझ आ गई बात? बस इतना करना है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। जो भी सॉलिड होता है, चाहे वो एमॉर्फस सॉलिड हो या क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, उसके अंदर जो है इम्परफेक्शन आ जाता है। इम्परफेक्शन का मतलब मैं आपको बड़ा सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे एक क्लास है, क्लास में मान लो 30 सीटें प्रॉपर मैनर में लगी हुई हैं, ठीक है, और उस पर बच्चे बैठे हैं, तो एक ऑर्डर दिखाई देगा आपको, ठीक है। लेकिन पता चला 30 तो सीटें और कुछ बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो वो एक इम्परफेक्शन है। या बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर, तो वो एक इम्परफेक्शन है। या मान लो 30 की क्लास है, 25 बच्चे बैठे हुए हैं,
तो अभी इम्परफेक्शन है। परफेक्ट कब हुआ? 30 सीट है तो 30 बच्चे वहाँ पर होने चाहिए, तो ये परफेक्शन है। समझ में आया? तो इम्परफेक्शन जो है उसके ऑर्डर को जो है किसी भी तरह से अगर आप चेंज कर पा रहे हो, जिस चीज़ से वो सॉलिड बना है, अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज कर पा रहे हो, उसके अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो या एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हो या एटम निकाल रहे हो, तो उसके अंदर इम्परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। एनी डिपार्चर फ्रॉम perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called imperfection और defect। वही बात जो मैंने आपको बताई, अगर आप किसी भी अरेंजमेंट के साथ या ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर देते हो तो उस सिस्टम को क्या बोलोगे? फिर आप इम्परफेक्शन या डिफेक्ट बोलोगे। ठीक है, दो तरह के डिफेक्ट आपके दिखाए जा रहे हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट है और एक लाइन डिफेक्ट है। ठीक है, इनको हम सीखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्या चीज़ होती है अभी आपको बताते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है कि जो सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासरूम में जो सीट है वो एक पॉइंट है। जैसे एक क्लास में 30 सीट है तो आपके 30 पॉइंट हो गए। ठीक है, वहाँ पर जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। व्हेन द डिविएशंस और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट, अगर कोई डिविएशन हो मतलब जो होना चाहिए वैसा नहीं, उससे हट कर है, या इरेगुलरिटी, रेगुलर नहीं है इरेगुलर है, एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट जैसा मैंने बताया 30 की 30 सीटें प्रॉपर तरीके से भरी हुई हैं, वो अरेंजमेंट अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और अगर आइडियल अरेंजमेंट पूरी की पूरी रो के अंदर प्रॉब्लम में आ जाए, ठीक है, पता चला 30 सीटें थी और 30 सीटों में हमने जो है 5 रो बना रखी थी, तो रो नंबर 3 में ही कोई दिक्कत आ जाए, रो नंबर 4 में कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, जैसे कि ये आपकी क्लास है, इस क्लास में मान लो ये इस तरह से सीट जो है आपकी ऑर्डर में लगी हुई है। ठीक है, और अगर मान लो इस वाले पॉइंट पर कोई दिक्कत आ जाए तो ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। इस लाइन में कोई दिक्कत आ जाए तो ये आपका लाइन डिफेक्ट हो गया। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसको आप थोड़ा समझ लेना। ये देखो बेटा क्या चीज़ होती है, पॉइंट डिफेक्ट आपका जो होता है उसमें एक आ गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये होता है कि स्टोइकियोमेट्री चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास है NaCl है, ठीक है, तो अगर ये जो आपका क्रिस्टल तैयार हुआ NaCl का, ये आपका कोई क्रिस्टल तैयार हो गया, इस तरह से कोई क्रिस्टल आपका ये तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, ये इसका क्रिस्टल तैयार होगा, आपने इसके अंदर कुछ इंट्रोड्यूस कर दी इम्प्योरिटी, ये रेड वाले पॉइंट क्या है? इम्प्योरिटी। इससे ये NaCl ना रह करके Na 0.98 इंटू Cl बन गया, सॉरी Cl बन गया, Na 0.98 Cl बन गया। जो रेशियो पहले था Na का Cl के साथ वो क्या था? 1:1 का। अब क्या ये 1:1 का रेशियो है Na और Cl के बीच में? ये तो 0.98:1 आ गया। इसका मतलब है ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया। समझ आया कि नहीं आया? ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया। रेशियो जो था इसके कंपोनेंट के बीच में वो सेम नहीं आ रहा है, हमने इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करी तो Na और Cl के बीच का जो रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। इस तरह का डिफेक्ट है, तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, और अगर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ना हो तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब जरा देखो इसमें जो पहला है आपका वो है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या है पहला आपका? वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? जैसे कि ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, और ये एटम थे पहले से एडजस्ट थे, इस जगह एडजस्ट थे यहाँ इस तरह। ठीक है, आपने क्या किया? इस वाले एटम को निकाल के बाहर कर दिया, तो वैकेंसी आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर खाली हो गया, ये वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, अब अगला है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? ये वाला जो एटम है, मान लो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये अपनी सीट छोड़ करके ये जो खाली जगह यहाँ बैठ जाए, या ये अपनी ये खाली जगह पर ये यहाँ ना बैठ करके कहीं यहाँ करके एडजस्ट हो जाए। इन सीट्स के अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा अंदर जो भी गैप मिल रहा है ये एटम वहाँ पर आकर के एडजस्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि बाहर से कोई एटम आकर के यहाँ एडजस्ट हो जाए इस जगह पर, खाली जगह पर, तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। जैसे 30 सीटें हैं क्लासरूम के अंदर, तो सीटें तो आपकी पॉइंट्स हो गई, वहाँ पर बच्चे बैठे हैं तो वो परफेक्शन है। लेकिन कोई बच्चा मान लो 31 नंबर का आ जाए और वो उन सीट्स के बीच में जो गैप है वहाँ आकर के बैठ जाए तो इम्परफेक्शन होगा, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
समझ गए बेटा, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा आपका, बड़ा सिंपल है। देखो बेटा बिल्कुल क्लियर यहाँ दिखाया गया है। वैकेंसी डिफेक्ट में एक वैकेंसी ये क्रिएट हो गई, यहाँ से जो एटम था वो अपनी सीट छोड़ के जा चुका है, एक वैकेंसी ये क्रिएट हो गई, यहाँ पर जो एटम है वो अपनी सीट छोड़ के जा चुका है, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से अंदर ये बैठ गया, खाली जगह पर बैठ गया, ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। कहीं भी सीट्स के बीच में, पॉइंट्स के बीच में जगह दिखाई थी, वहाँ आकर के एडजस्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा कि नहीं समझे? बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट में देखो एक एटम यहाँ से मिस कर गया और दूसरा एटम ये देखो यहाँ से मिस कर गया। यहाँ से क्या निकला होगा, ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, देख लेते हैं। ए पॉजिटिव और यहाँ से क्या निकल गया, बी निगेटिव। अगर क्रिस्टल के अंदर से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाए, अगर क्रिस्टल के अंदर से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं? जितने ए पॉजिटिव निकले उतने ही बी निगेटिव निकले। समझ में आ गई बात? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। मान लो 5 ए पॉजिटिव निकल गए तो 5 बी निगेटिव निकल गए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब छोड़ के चले जाएंगे तो अंदर गैप हो जाएगा। गैप हो गया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज कर गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने इस जो जगह है उसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और इससे डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी तो कर जाएगी आपकी डिक्रीज, क्योंकि अंदर खाली जगह हो गई, खाली जगह हो गई इसका मतलब डेंसिटी लो हो गई। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि जितने कैटायन निकलते हैं उतने ही एनायन निकलते हैं, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। डेंसिटी जरूर डिक्रीज कर जाएगी लेकिन कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट की डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस्ड फ्रॉम देयर प्लेस, बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी डिक्रीजेज बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। गॉट द आइडिया? ये चीज़ है आपकी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट को शो करती हैं। तो पहला है आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। वो सारे के सारी चीज़ें जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वो सारी चीज़ें जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करती हैं। जैसे NaCl, KCl, KBr, AgBr, सीजियम क्लोराइड, ये सब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती हैं, तो इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जो बात है इसकी कि कैटायन और एनायन का जो साइज है, कैटायन और एनायन का जो साइज है उसके बीच में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। ये ना हो कि कैटायन बहुत बड़ा है एनायन बहुत छोटा है, या कैटायन छोटा है एनायन बहुत बड़ा है। तो स्मॉल डिफरेंस इन साइज, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। समझ गए? अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ये जो है आपका क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो शॉर्ट की डिफेक्ट मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। ये पूछ लेता है बेटा आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो बेटा, एज डिसलोकेशन, डिसलोकेशन इफेक्ट में क्या होता है, डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी जगह ही छोड़ के चले जाते हैं। देख रहे हो बेटा, यहाँ से सारा का सारा अरेंजमेंट जो है पहले जो है इस तरह से जुड़ रहे थे, अब ये यहाँ से यूँ हो गया और फिर ये यूँ आया, इसी तरह से ये इस तरह से ये आया, डिसलोकेट हो गया कि नहीं हो गया, डिसलोकेट हो गया पॉइंट। इस वजह से इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। स्क्रू डिसलोकेशन देख लो, स्क्रू डिसलोकेशन में देख रहे हो आप कैसा हो रहा है, ये इस तरह से, ये देखो जैसे रबर है, रबर को आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे मोड़ दिया तो कैसा हो गया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया इस तरफ
और ये आपका जो है इस तरफ चला गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये इस तरह से चला गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आएगा अगला आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि जो क्रिस्टल है आपका, उसके जो लैटिस पॉइंट है, क्रिस्टल क्रिस्टल में क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल को मैं कह देता हूँ क्लासरूम। क्रिस्टल क्या है? पूरा क्लासरूम है। और लैटिस पॉइंट क्या है? आपकी सीट है, सीट्स जहाँ पर बच्चे बैठते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस पॉइंट है, तो लैटिस पॉइंट पर जो एटम है या आपका एलिमेंट है, जो कुछ भी है वहाँ पर, ठीक है, वो अपनी सीट छोड़ दे, अपनी पोजीशन छोड़ दे, और उस रहे तो क्लासरूम के अंदर, लेकिन सीट पे ना बैठे, कहीं इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जा करके एडजस्ट हो जाए। तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बच्चा क्लास में ही है लेकिन अपनी सीट पर नहीं है, सीट को छोड़ करके वो कहीं बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस जो था, खाली जगह थी, वहाँ जा करके बैठ गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया बेटा? ये देखो बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट में ए ने अपनी सीट छोड़ दी और इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो ना तो बाहर से कोई अंदर आ रहा है, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है, जो कुछ भी है बस अपनी सीट को छोड़ रहे हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस पर आकर के एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो इस तरह की डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और इसी के साथ साथ जो है आपकी डेंसिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो कोई चीज़ बाहर से आपने अंदर इंट्रोड्यूस की है और ना ही अंदर से कोई चीज़ आप बाहर लेके गए हो। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है और डेंसिटी भी इसकी मेंटेन रहती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट पाया किस में जाता है? सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर आयोडाइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो दोनों की दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड आपका, ये शॉर्ट की भी डिफेक्ट शो करता है और फ्रैंकल भी शो करता है। ये दोनों के दोनों डिफेक्ट आपके शो करता है। समझ गए बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कर लेंगे इसको। देखो बेटा, इसमें अब आगे एक चीज़ और बताता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करती हैं, कौन से कंपाउंड ऐसे जो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। तो पहला है, इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, शॉर्ट की में हाई था, यहाँ पर लो है, यहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर जो शो करते हैं वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, इनके कैट आयन और एन आयन का जो साइज है, उनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। डिफरेंस जो है वो मोर होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? अगर मान लो कैटायन ये है तो एनायन इतना होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, या अगर कैटायन ये है तो एनायन आपका ऐसा होना चाहिए। मतलब दोनों का जो साइज है उसमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन और हाई डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन विल शो फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ आ गया बेटा? सिंपल सी चीज़ है। अब बेटा एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछ सकता है कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस बताओ। तो ये तीन तीन डिफरेंस दिए गए हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। पहला, इट इज़ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। डेफिनेशन में भी था ये तो इसकी बेसिक है। और ये क्या होता है? साइड से तो मिस कर जाते हैं लेकिन मटेरियल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइड पर रहते हैं। इसके बाद इस पे आइए, शॉर्ट की डिफेक्ट का दूसरा पॉइंट, इससे डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, बिल्कुल कर जाएगी, क्योंकि इसमें जो है आपका जो एलिमेंट है या एटम है वो क्रिस्टल को ही छोड़ के बाहर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ अपनी सीट छोड़ता है और अंदर इंटरस्टिशियल साइड पर वो मौजूद रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले और कैटायन और एनायन के साइज में कम डिफरेंस वाले कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड टाइप में। लेकिन ये जो है आपका लो कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्रैंकल की बात कर रहा हूँ, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में पाया जाता है। और इनके साइज में जो डिफरेंस है, कैटायन और एनायन के जो साइज में डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये डिफरेंस बेटा याद कर लो, आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये आपसे पूछेगा।
अब आ जाओ बेटा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री में तो स्टाइक्योमेट्री चेंज नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया था कि MgNaCl की बात बताई थी। इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में रेशियो 1:1 है, तो ये स्टाइक्योमेट्रिक है। लेकिन अगर ये आपका हो जाए Na0.92 ये Cl, अब इनके बीच में रेशियो 1:1 का नहीं रहा, समझ गए, तो ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है और ये आपका स्टाइक्योमेट्रिक है। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे होता है, तो पहला इसका केस है मेटल एक्सेस। मान लो ये चीज़ है आपकी, ये क्रिस्टल है आपका, ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर ये आपके एटम जो है एडजस्ट है, बाहर से कोई मेटल का एटम आ जाए, मान लो Mg+2 है, ये आ जा करके अंदर एडजस्ट हो जाए, तो मेटल एक्सेस हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी स्टाइक्योमेट्री जो है मेंटेन नहीं रहेगी, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अगला केस है आपका एनायन वैकेंसी। मान लो यही केस है आपका, इस तरह से एनायन की वैकेंसी हो जाए, यहाँ पर एनायन की वैकेंसी हो जाए, मान लो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाएगा तो ये सीट खाली हो जाएगी, तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर ये निगेटिव चार्ज वाला एटम यहाँ बैठता है, एनायन यहाँ बैठता है और उसको आपने बाहर निकाल लिया, तो इसको बोलेंगे एनायन वैकेंसी। ठीक है, अब ये जो अगली चीज़ है एफ सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एनायन बाहर निकाला था, अब एनायन बाहर निकाला और इलेक्ट्रॉन को उस सीट पर ले जा करके बैठा दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके बैठ जाए। ठीक है, एक निगेटिव चीज़ आपने बाहर निकाल दी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ जाएगा फ़ौरन, लेकिन चार्ज को मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस सीट पर ले जा करके बैठा दिया। ठीक है, तो चार्ज तो मेंटेन हो गया, इस वाले केस में आपने चार्ज को क्या कर दिया, चार्ज तो मेंटेन हो गया, चार्ज आपका मेंटेन हो गया। ठीक है, लेकिन डेंसिटी के लिए क्या कहोगे, डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज, अरे भैया डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनायन बाहर निकला, डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी लेकिन चार्ज मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इसको बोलते हैं एनायन वैकेंसी। और एप सेंटर क्या होता है, जहाँ से एनायन अपनी सीट छोड़ के गया है, उस सीट पर कौन बैठ जाए, जा करके इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं एप सेंटर्स। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। अगला देखो बेटा कैसे आ सकती है प्रॉब्लम नॉन स्टाइक्योमेट्री में, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड। देखो बेटा, ये जैसे आपका क्रिस्टल है, ठीक है, और इसके लैटिस पॉइंट में बना देता हूँ, ये इसके लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर एटम एडजस्ट होता है आकर के, ये लैटिस पॉइंट है, बाहर से मान लो ये है Al+3, ये जा कर के इंटरस्टिशियल साइड पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी उसको क्या बोलेंगे, वो भी आपकी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होगी। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्योंकि आपने एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी हैं, अब वो रेशियो सेम नहीं रहेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। गॉट द आइडिया, आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन की वैकेंसी है, देख रहे हो बेटा, यहाँ से इस वाली साइड से एनायन निकल गया है, निकल गया कि नहीं, इस वाली साइड से एनायन बाहर जा चुका है, एनायन निकल गया है यहाँ से। ठीक है, और उसकी जगह किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। तो अगर निगेटिव निकल गया तो उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव बढ़े कि नहीं बढ़े, अगर पॉजिटिव इंक्रीज हो गया तो इसको बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर होगी बात। इसके बाद इस वाले केस में आपने क्या किया, इस वाले केस में आपने एक्स्ट्रा आपने बाहर से कैटायन मिला दिया, ये देखिए इंटरस्टिशियल साइड पे ए पॉजिटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो ये मेटल एक्सेस में आ गया, ज़रूरत से ज़्यादा मेटल आयन इसके अंदर हो गए। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ हो गई आपकी। मेटल डेफिशिएंसी का केस देख लो, मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आते हैं, FeO इनका रेशियो कितना 1:1 है, बिल्कुल NaCl की जगह की तरह से, FeO का मतलब 1:1 का रेशियो, लेकिन यहाँ Fe कितना है 0.95 और O कितना है 1 है, तो ये रेशियो यहाँ डिस्टर्ब हो गई, तो ये मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। मेटल 1 होना चाहिए था लेकिन कितना बचा 0.95, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर है,
ये बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है ये? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जरा गौर से देखो, यहाँ पर ए पॉजिटिव ही गायब है, ठीक है, मेटल की डेफिशिएंसी है, ए पॉजिटिव गायब है, यहाँ पे मेटल की डेफिशिएंसी होगी। इस वाले केस में देखो, यहाँ कौन गायब है? Na पॉजिटिव गायब है इस जगह, यहाँ से कौन गायब हो गया? Na पॉजिटिव हो गया। अब उसकी जगह यहाँ पर किसको आपने बैठा दिया? Sr+2, Sr+2 को बैठा दिया, स्ट्रॉन्सियम+2, ठीक है। तो आपने कोशिश करके एक सीट तो भर दी, लेकिन ज़रा गौर करो, और चार्ज भी मेंटेन है यहाँ पर, ज़रा ध्यान रखना। एक यहाँ से Na पॉजिटिव गया, तो यहाँ पर भी क्या रहा होगा? Na पॉजिटिव ही रहा होगा, मान लो। तो 2 Na पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Sr+2 ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन कर दिया, लेकिन ज़रा एक बात बताना, Sr+2 कितने Na की जगह आ गया? 2 Na की जगह इसने ले लिया। 2 सीट पर से हटा दिया Na को और एक सीट पे जाके खुद बैठ गया, तो एक सीट तो वैसे ही खाली हो गई। अरे Na के ऊपर भाई +1 चार्ज होता है, तो अगर 2 Na पॉजिटिव हटेंगे तो एक Sr+2 आएगा। समझ आया कि नहीं? एक Sr+2 आएगा, तो 2 की जगह 1, ठीक है। चार्ज तो मेंटेन कर रहा है, +2 की जगह +2 आ रहा है, लेकिन मटेरियल का क्या करोगे? मटेरियल तो कम हो गया, तो इसमें क्या होगा भाई? मेटल की कमी हो गई, तो मेटल डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पर। समझ आ गया? मेटल की डेफिशिएंसी आ गई, चार्ज मेंटेन है। अब बेटा इसमें देखो, एक प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करने का किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, डोपिंग बोलते हैं, ठीक। ये सारा डिटेल में होगा, ये डोपिंग क्या चीज़ होती है मैं बता दूंगा। डोपिंग से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। क्या होती है डोपिंग वो बता देता हूँ। जैसे ये है आपका, इस तरह से ये रहा, ये रहा, इस तरह से ये है, ये आपने क्या किया? इस वाले को निकाल करके बाहर कर दिया, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड चेक करो ज़रा, ये इससे 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 जुड़ रहा था, ये 4 बॉन्ड टूटेंगे, ये 4 बॉन्ड टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे? इसकी ये 4 बॉन्ड टूट जाएंगे। और जब ये 4 बॉन्ड टूट जाएंगे और आपने क्या किया? बाहर से एक नया ले आया आप, ये वाला जो है आप ले जा करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, सिलिका, सिलिका के केस में क्या होता है? ये अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन है आपकी, ये सिलिकॉन है, ये 4 बॉन्ड बना लेता है। अब आपने क्या किया? इस सिलिकॉन को बाहर कर दिया, ठीक है। और इसकी जगह किसको बैठाया? इसकी जगह या तो आप जो है ग्रुप नंबर 13 का या ग्रुप नंबर 15 का, सिलिकॉन किसका है? 14 ग्रुप का है। तो अगर आप ग्रुप नंबर 13 वाला कोई एलिमेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो तो 3 बॉन्ड बना पाएगा, 3 बॉन्ड्स। और अगर इसके अंदर आप इसकी सीट पर कोई ग्रुप नंबर 15 का बंदा बैठाओगे, तो वो कितनी बॉन्ड बनाएगा? वो 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड्स। तो बेटा सिलिकॉन जो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, उसने कितनी बॉन्ड बना रखी हैं? 4 बॉन्ड बना रखी हैं। अगर एक सिलिकॉन बाहर होता तो 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे, और उसकी जगह अगर हम ग्रुप नंबर 13 वाला इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड रहेगी, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए वो अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। खूब अच्छी तरह सोचो, ठीक है। इसको डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप नंबर 14 हटा दें का एलिमेंट हटा दें, उसकी जगह ग्रुप नंबर 13 वाला इंट्रोड्यूस करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और ग्रुप नंबर 14 का हटा करके ग्रुप नंबर 15 का बैठाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इन चीज़ों को जरा हम देख लेते हैं एक बार। सिलिका, ये ग्रुप नंबर 14 है, इसकी जगह अगर हम ग्रुप नंबर 13 वाला बंदा इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, और अगर ग्रुप नंबर 15 का इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। ग्रुप 13 का इंट्रोड्यूस करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप, और ग्रुप 15 का इंट्रोड्यूस करेंगे तो एन टाइप बनेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? एन टाइप जो है आपका तैयार हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये कैसे होता है ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि 14 को हटा के जब 13 आता है तो पी टाइप इंट्रोड्यूस होता है, और 14 को हटा करके जब 15 का एलिमेंट आता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होते हैं। इससे कंडक्टिविटी तो बढ़ी जाती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इसको बेटा डिटेल्ड करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।